नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी खरीदारी आज जरूर देखने को मिली। खास तौर से लोअर लेवल से मार्केट्स में एक बढ़त आई और वो बढ़त रिकॉर्ड्स क्लोजिंग पर सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर गई। करीब करीब 0.5% का उछाल और आज पूरी तरह से तेजी हैवी वेट्स के हाथ में रही, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला 4% के आसपास का कंट्रीब्यूशन मार्केट्स को दे रहा था। साथ ही साथ कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग थी बैंक्स के अंदर या फिर ऑटो स्पेस के अंदर, लेकिन मेटल, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। सपोर्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। इन सब पे हम बातचीत करेंगे, कल के नंबर्स भी जानेंगे और साथ साथ डीलर रूम में किस तरह का बज़ है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग, सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% चढ़े। मिड और स्मॉल कैप पे भी रही खरीदारी। अपने दम पर रिलायंस ने बाजार को पहुंचाया रिकॉर्ड स्तरों पर। निफ्टी की तेजी में रिलायंस का 60 अंकों से ज्यादा का योगदान। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद। तेल गैस शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। 3% से ज्यादा की तेजी के साथ महानगर गैस साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईजीएल में भी 2% से ज्यादा की तेजी। केमिकल शेयरों में रही जोरदार तेजी। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर आज 11% ऊपर, 2 दिन में 18% की बढ़त। दीपक नाइट्राइट, नोसेल, नवीन फ्लोरीन, गुजरात बालाजी अमाइन, इन सभी में ही करीब करीब 3% से ज्यादा का उछाल। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। पीएम मोदी ने संसद में प्राइवेट सेक्टर के योगदान को सराहा। कहा, देश की तरक्की में वेल्थ क्रिएटर्स की है अहम भूमिका। निजी क्षेत्र की वजह से बड़े रोजगार, वोटों के लिए प्राइवेट सेक्टर को बदनाम करना ठीक नहीं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में जहां संकेत तो आज नेगेटिव साइड पे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, लेकिन बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और धीरे धीरे भारतीय बाजारों ने लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी दिखाई, स्पेशली हैवी वेट्स जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। निफ्टी का चार्ट आप अगर देखेंगे तो आपको वहां से सिचुएशन काफी हद तक क्लियर होगी। शुरुआती जो रुझान था वो फ्लैटिश टोन था, नेगेटिव टोन पे था। धीरे धीरे तेजी बढ़ी, फिर तेजी गिरी, लेकिन एंड तक आते आते भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। 67 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी बैंक आज उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि आज बाकी कमान बाकी सेक्टर्स की तरफ आ चुकी थी, तो वहां से पार्टिसिपेशन ज्यादा था निफ्टी बैंक के मुकाबले। इसीलिए निफ्टी बैंक में उतनी ज्यादा रिकवरी भी नहीं और उतनी ज्यादा तेजी भी नहीं देखने को मिली। आज पूरी तरह से ऑयल एंड गैस में एक अच्छी तेजी थी और पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जोरदार उछाल, करीब करीब 4% की तेजी आरएल ने दिखाई। रेंज आपकी स्क्रीन पर है, 123 अंकों की रेंज निफ्टी में बनी, सेंसेक्स में 435 अंकों की रेंज बनी और 436 अंकों की रेंज निफ्टी बैंक में बनी, जिसमें दोनों इंडिसेस यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस लाइन में सब तरफ आपको तेजी ही दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के 28 शेयर तेजी में, 22 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 16 शेयरों में तेजी, 14 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी और 6 शेयरों में बिकवाली। लेकिन आप ब्रॉडर साइड पर अगर ये आंकड़ों को देखेंगे तो ज्यादा रिस्पाइट आपको वहां पे शायद दिखाई पड़ेगा। 82 एफ&ओ के ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे, 57 शेयरों में गिरावट। कल भी करीब 80 के आसपास ऐसे एफ&ओ के शेयर थे जो कि तेजी में थे। एनएससी के 1123 शेयरों में तेजी रही, 780 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1723 शेयरों में तेजी और 1263 शेयरों में बिकवाली, जो ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर भी एक खरीदारी का रुझान जरूर बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिली। कंट्रीब्यूशन में एक तरफा कंट्रीब्यूशन रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 66 अंकों पर निफ्टी करीब बंद हुआ और 62 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस की तरफ से आया। एचयूएल 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, हिंडाल्को 5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर हिंडाल्को नंबर्स के बाद, अपग्रेड्स के बाद पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और भारतीय एयरटेल आज भी करीब 4 अंकों का कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ा। नेगेटिव साइड पे आपको कुछ बैंक्स दिखेंगे जो कि आज प्रेशर में थे। एचडीएफसी बैंक 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एल&टी 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी भी करीब करीब 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा।
चलिए अब आप अपने पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य मौजूद हैं, रोज की तरह वो आपको अपनी रणनीति बताएंगी। दीपाली मौजूद है जो कि नंबर से बातचीत करेंगे, और उसके अलावा यतिन भी मौजूद है डीलर्स रूम का बस बताने के लिए। रचना ने कल आपको इसी समय इसी कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तेजी करने की बात कही थी, 3 टारगेट भी दिए थे और जोरदार तेजी रिलायंस में आज देखने को मिली। इंडेक्स का टॉप गेनर बन के बंद हुआ। तो रिलायंस के लिए रचना आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बाजार पर आपकी रणनीति क्या है? जी शुक्रिया। और बाजार में अब रणनीति में यही है कि निफ्टी का जो सपोर्ट है जो कल 14,970 पे था वो ऊपर आ गया है, विच इज गुड। तो अब जो सपोर्ट है वो 15,090 पे है, और उसका अब जो रेजिस्टेंस है करीब करीब वहीं पे सेम लेवल पे है, 280 के आसपास। तो अभी भी 70-80 पॉइंट का वहां पे स्पेस है ऑन द हायर साइड निफ्टी के केस में। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, पर मेरा ये मानना है कि ये जो कंसोलिडेशन था शायद नाउ इज द टाइम, ये फलक्रम पे है बिल्कुल, तो खत्म होके उसको डायरेक्शनल मूव अब देना पड़ेगा, ऐसी पोजीशन है। तो उम्मीद यही है कि वो पोजीशनल मूव जो अब डायरेक्शनल मूव जो अब वो देगा वो अपसाइड पे होना चाहिए। तो इन दैट केस कल हमें इसमें थोड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट आती हुई दिखनी चाहिए। अगर नहीं भी दिया उसने और दूसरी तरफ डायरेक्शनल मूव दिया तो ऐसे बहुत नजदीक है, छोटा सा है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनता है वही सेम लेवल 35,500 पे, एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज टू दैट। तो रेजिस्टेंस बनता है 35,900 पे, विच इज जहां पे हम अपनी क्लोजिंग हुई उसके आसपास का ही नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो जाए तो इसमें ये जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो आने की शुरुआत ओपनिंग लेवल इटसेल्फ से हो सकती है जी। लेट्स सी कैसे प्ले होता है। 35,900 ये आप लेवल ध्यान रखें, रेजिस्टेंस के तौर पे है। अगर ये टूटता है तो बाजारों में खासतौर से निफ्टी बैंक में और तेजी देखने को मिल सकती है, और स्टॉप लॉसेस आप कहीं 35,500 के आसपास लगा सकते हैं। निफ्टी के लिए भी तेजी की ही बातचीत रचना कर रही हैं पिछले कई दिन से, और उन्होंने ये बात साफ पहले भी की थी कि आप हर गिरावट में खरीदारी करें, आपको तेजी ही मिलेगी। अब जो उनके टारगेट्स है या रेजिस्टेंस जो फेस करेगा निफ्टी वो 15,280 के आसपास है, 15,090 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा रचना, आपने कल भी तेजी की बातचीत की थी अपनी पर्सनल कॉल्स में, आज भी आप तेजी में? आज भी तेजी में हूँ। हालांकि सेक्टर इज वेरी डिफरेंट, थोड़ा डिफेंसिव टाइप लग सकता है सेक्टर, लेकिन इट इज आईटी। आज मेरे जो कॉल से दोनों आईटी से है, एक है विप्रो और दूसरा है HCL टेक। तो अगर इन दोनों की बात करें, विप्रो की बात पहले अगर कर लेते हैं तो 434 पे हम उसमें एसएल लगाना चाहेंगे, एंड 445 एंड 450 ये 2 टारगेट के लिए विप्रो पे नजर रखी जा सकती है। डेली चार्ट पे बड़ी छोटी सी बार बना के वो शुरू होने जा रहा है मूव, तो अगर इसमें फॉलो थ्रू बनेगा तो डेली चार्ट पे एक अच्छी खासी बात दिख सकती है। और HCL टेक की अगर बात करें तो उसमें भी पॉजिटिव सेटअप है। लास्ट मोमेंट पे भी उसने पूरे दिन सेकंड हाफ में उसने बहुत अच्छा मूव करा है, और मोमेंटम वगैरह इस पे भी पॉजिटिव है। तो HCL टेक में अगर 958 पे एसएल लगाए और 990 एंड 1000 2 टारगेट के लिए HCL टेक को भी नजर में रख सकते हैं। तो HCL टेक आप खरीदारी कर सकते हैं 990,000 के टारगेट्स के लिए, 958 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा भी सेम सेक्टर से विप्रो आप जिस पे दांव लगा सकते हैं, खरीदारी के लिए इसे भी चुनें। 445 450 के टारगेट्स रहेंगे, 434 बहुत ही नजदीक एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा रचना, अभी कल की फॉलोअप कॉल, पहला नाम ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल आपने तेजी की बात की और जोरदार तेजी देखने को मिली, आपके मल्टीपल टारगेट्स अचीव भी हुए। अब आप रिलायंस में क्या करना चाहेंगी? अभी भी तेजी में रहेंगी? जी, ये मूव जो रिलायंस में शुरू हुआ है वो काफी पावरफुल हो सकता है, और इसमें कंटिन्यूएशन की उम्मीद डेफिनेटली बन सकती है। इन केस इनफैक्ट ये पोजीशनल कॉल भी बन सकता है, और इसकी भी बात हम 2-3 दिन से करे हुए थे आपके चैनल पे अलग अलग शोज में। और फिलहाल भी यही सिचुएशन है कि रिलायंस में अगर फॉलो थ्रू की उम्मीद करने जाए तो एसएल लगाना पड़ेगा अब उसमें 2010 पे, और ऊपर वाली साइड पे हम 2100 का टारगेट अभी भी बाकी है तो वो कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। पर फर्स्ट टारगेट फ्रॉम हियर ऑन शुड बी 2100 एंड एसएल लगाएंगे 2010 पे। थोड़ा आज ज्यादा मूव आई है तो ये लग सकता है कि एसएल बड़ा है, बट देन दैट्स द वे इट इज। ओके, तो एक जोरदार तेजी आई इसलिए आपको शायद थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, लेकिन अगला टारगेट 2100 है, और तेजी के साथ साथ अपने स्टॉप लॉसेस को भी आप ट्रेल करें। कल की कॉल का फॉलो अप है, यानी कल रचना ने पहले आपको बताया था खरीदारी करें, अब वो कहनी आप इसमें बने रहें। अच्छा रचना, दूसरा आज बड़ा नाम था हिंडाल्को, नंबर्स आए
ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए और शेयर में जोरदार तेजी आई, क्या करना चाहिए यहाँ पे? हिंडाल्को भी बहुत ही बढ़िया है नाम, और उसमें भी मूवमेंट अच्छी आई है और कंटिन्यू होने का भी पूरा चांस है, तो इसमें भी बने रहने की सलाह दूंगी मैं। और अगर इसके लेवल्स की बात करें तो 286 पे एसएल लगा सकते हैं एंड 305 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, तो आप हिंडाल्को में भी तेजी देख सकते हैं और वैसे भी दिन के ऊपर इस तरह बंद हुआ। 305 इसके नए टारगेट्स होंगे। ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स थे 300 और 350 330 की रेंज में, तो अभी भी वो फंडामेंटल टारगेट है, लेकिन टेक्निकल टारगेट आपके स्क्रीन पर है। 305 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। आज ऑटो में काफी ज्यादा एक्टिविटी थी। नंबर्स के बाद एमआरएफ जोरदार टूटता हुआ दिखाई पड़ा एक समय में। आयशर में नंबर्स के बाद कुछ प्रेशर था 2%, लेकिन बंद हुआ नीचे, यानी लोअर लेवल से पुल बैक आया। तो रचना, ऑटो स्पेस में एमआरएफ, आयशर, इन दोनों में क्या किया जाए? आयशर एमआरएफ ने हमारी उम्मीद के हिसाब से मुंह नहीं दिया, और अगर वो ऐसे इतनी बड़ी फॉल, जितनी बड़ी फॉल आज उसने दी है और एंड ऑफ द डे तक वो लो ऑफ द डे पे क्लोज होने जा रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये और अभी करेक्ट करेगा। अगर ये बन चुका है करेक्शन पे, तो फिर ये आगे और कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी इसमें अगर फ्रेश लॉन्ग अप नहीं करना चाहिए जब तक ये दोबारा टर्न लेता हुआ ना दिखे। ओके, लेकिन इसी सेक्टर का एक और नाम है मदरसन सुमी, जो कि लगातार 2 दिन से आउट परफॉर्म भी कर रहा है। उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं आपसे रचना, लेकिन पहले एक बार एस्टिमेट देख लेते हैं। कल नंबर्स भी आने वाले हैं मदरसन के, तो दीपाली क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं मदरसन सुमी के लिए? वोल्टास से डिसेंट अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं। कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में ही 12% की ग्रोथ आ सकती है। एबिटा स्लाइटली इंप्रूव होगा 5% के आसपास और मार्जिन 6% के आसपास फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल कंपनी के 2 मेजर सेगमेंट है, यूसीपी और ईएमपी, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि फेस्टिव डिमांड के कारण जो यूसीपी सेगमेंट है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। 12 से 13% की ग्रोथ वहां पर रह सकती है और इस सेगमेंट में इनफैक्ट कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। ईएमपी सेगमेंट में भी 11 से 12% की ग्रोथ रहेगी, तो उसी हिसाब से हम रेवेन्यू में 12% के आसपास की ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन ईएमपी सेगमेंट में कंपनी के मार्जिन्स घटेंगे और इसके कारण हम ओवरऑल मार्जिन्स पर दबाव देख रहे हैं। दरअसल जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बढ़े हैं, जिसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पर रहेगा। लेकिन डिसेंट सेट ऑफ अर्निंग्स आने की पॉसिबिलिटी है वोल्टास की ओर से। अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री मैनेजमेंट की कि ईएमपी यूसीपी सेगमेंट की डिमांड आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट के क्या कमेंट्स आते हैं, एग्जीक्यूशन जो इनका है ईएमपी सेगमेंट में उसको लेकर क्या अपडेट्स कंपनी देती है, और इंपॉर्टेंट ये है कि जो कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड है उसको लेकर कंपनी के आगे की स्ट्रैटेजी मार्जिन्स को लेकर क्या रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल डिसेंट अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है वोल्टास से। जी दीपाली, आपने वोल्टास सुन लिया, लेकिन मदरसन के लिए क्या अनुमान लगा के हम चले? मदरसन सुमी के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और नंबर्स की डिटेल से पहले बताना जरूरी है कि स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रांग मोमेंटम में है और 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स अगर देखेंगे तो कंपनी की आय में 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और अगर मुनाफा देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रांग नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 174 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ रह सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 158% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर रह सकती है। एबिटा में 52% की ग्रोथ आ सकती है और मार्जिन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, यानी 7.5% से बढ़कर 9.8% पर मार्जिन्स कंपनी के रह सकते हैं। दरअसल जो कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस है, यूरोपियन बिजनेस है, वहां पर परफॉर्मेंस स्ट्रांग रह सकती है, जिससे सपोर्ट मिलेगा अर्निंग्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में जो स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली है, जो स्ट्रांग डिमांड देखने को मिली है, उसका फायदा मदरसन सुमी को मिलेगा, जिसका असर हम अर्निंग्स पर देखेंगे। कंपनी की कॉस्ट कंपनी ने कम की है, जिसका इंपैक्ट हम मार्जिन्स पर देखेंगे, इसीलिए मार्जिन्स जो है वो 9.8% के आसपास आ सकते हैं। तो स्ट्रांग सेट ऑफ अर्निंग्स मदरसन सुमी से एक्सपेक्टेड है और अर्निंग्स से पहले एक स्ट्रांग ट्रैक्शन स्टॉक में बना भी है। तो रचना, अभी मदरसन सुमी जिसके नंबर की बात दीपाली कर रही थी और साथ साथ वोल्टास, दोनों नंबर्स पर उन्होंने बातचीत की। पहले मदरसन सुमी के बारे में क्या कहेंगी? कल भी तेजी रही, आज भी 3% ऊपर बंद हुआ, आउट परफॉर्म किया सेक्टर को, क्या करा जाए इसमें? करा तो है इसने आउट परफॉर्म सेक्टर्स को, लेकिन इसका मोमेंटम इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि ये जो लास्ट आवर में इसने थोड़ा गिव बैक करा है वो थोड़ा और फर्दर गिव बैक हो सकता है। इससे कोई लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब तक 183 के ऊपर ना जाए वो, तब तक इसमें फ्रेश बाइंग इमीडिएटली ओपन पे नहीं करनी चाहिए। इनकेस अगर वो एक्चुअल में करना चाहता है फर्दर करेक्शन, तो वी शुड लेट इट हैपन।
और लोअर लेवल से दूसरी बाइंग मिलेगी तो वो अलग कहानी नहीं शुरू होगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा यहाँ से और फर्दर लोअर जाएगा बिफोर इट स्टार्ट्स गोइंग हायर अगेन। और जहां तक वोल्टास की बात है तो वोल्टास के भी चार्ट में मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही, और उसका भी रीजन यही है कि उसमें भी मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो कम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और अगर ये 1087 तोड़ देगा वोल्टास तो उसमें करेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, और 1111 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक वो मोमेंटम दोबारा पिकअप करना थोड़ा मुश्किल है। सो मे बी रिजल्ट के टाइम पे जो वोलेटिलिटी आती है वो थोड़ा इन दोनों स्टॉक्स को जहां पे भी वो है वहां से थोड़ा नीचे लेके जाए, और फिर अलग कहानी वहां से जब शुरू होगी तो वो जब शुरू होगी तब उसमें ट्रेड हम डिजाइन कर पाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ से सपोर्ट लेता है। ओके अच्छा रचना, दो नाम और देखिए। एक सन फार्मा, आज अच्छी बाइंग लोअर लेवल से आई सन फार्मा में और उसके बाद उसको सस्टेन भी किया और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। इन चीज़ों के साथ आप किस तरह से इसको देख रही हैं? और दूसरा गेल, ऑयल एंड गैस में यहाँ से भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी थे, नंबर्स भी आए हैं, तो क्या किया जाए सन फार्मा और गेल में? सन फार्मा और गेल दोनों में ही हम लॉन्ग सजेस्ट कर सकते हैं, और सन फार्मा में एसएल लगाना चाहिए 635 और टारगेट होना चाहिए 675 पे। और जहां तक गेल की बात है तो गेल में भी पॉजिटिविटी है और कंटिन्यूएशन के चांसेस भी है, तो गेल में एसएल लगाना चाहिए 134 पे और टारगेट होना चाहिए 140 का। तो 140 का टारगेट रखें, 134 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीमेंट स्पेस पे आइए, एक है श्री सीमेंट और जेके सीमेंट। जेके सीमेंट की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जहां पे बड़ा अच्छा मूव देखने को मिला आज भी, हालांकि सेकेंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाइस पे बंद हुआ। तो जेके सीमेंट और श्री सीमेंट, यहाँ पे क्या किया जाए? श्री सीमेंट है तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दे रखा है उसने पास्ट में, लेकिन जो पिछले 3-4 दिन की प्राइस एक्शन जो है वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं नजर आ रही, और उसमें भी मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़ा गड़बड़ दिखा रहे हैं, तो लॉस ऑफ मोमेंटम इवन हायर चार्ट टाइम फ्रेम चार्ट पे नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा करेक्ट करने के मूड में हो, ज्यादा ना सही तो वो 27,500 के आसपास ही चला जाए, इफ नॉट मोर देन दैट, तो भी वो एक डिप काफी सारा है। अगर इमीडिएटली एसएल लगाने जाएंगे तो 28,000 पे आएगा, पर वो सस्टेन करने के चांसेस कम है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इसमें। और जहां तक जेके लक्ष्मी की बात है एक्सक्यूज मी, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी वही सिचुएशन है, उसमें भी जब तक वो 375 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक पॉजिटिविटी देखने के चांसेस कम है। 375 के ऊपर निकल गया देन वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस एट 370 एंड ट्राई अ लॉन्ग ट्रेड, लेकिन तब तक थोड़ा बच के रहने वाली बात है। मैं रचना वैसे जेके सीमेंट की बात कर रहा था क्योंकि ये 2419 के अपने रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ आज, इस पर आप क्या राय रखती हैं? कौन सी सीमेंट? जेके सीमेंट। जेके सीमेंट की, ओके फाइन, जेके सीमेंट का चार्ट अच्छा है। अगेन इसमें सपोर्ट लेवल जो है वो 2370 पे है, अगर वो 2370 सस्टेन करता है जाएगा वहां तक, अगर करता है देन वी कैन ट्राई अ लॉन्ग ट्रेड, जहां पे फिलहाल है वो वहीं से लॉन्ग करने का मतलब नहीं बनता है। ओके चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है सीमेंट स्पेस को लेकर भी, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन जो है रचना को है वो है गेल के ऊपर, सन फार्मा के ऊपर, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है जो कि बताते हैं आपको रोज बरोज डीलर्स रूम में किस तरह की बज है, और रचना भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट्स टुडे, हमारे साथ आज की जानकार रचना वैद्य मौजूद हैं जो कि आपको लगातार बाजार में तेजी की बातचीत कह रही हैं, और अब कह रहे हैं कि कल आईटी स्पेस चलेगा जिसमें विप्रो और एचसीएल टेक पर आप दांव लगा सकते हैं। साथ ही साथ दीपाली जिन्होंने नंबर्स बताए, और अब यतिन से बातचीत कर लेते हैं जो कि आपको बताएंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज है। तो यतिन, आज आपने क्या पिक किया? देखिए, डीलिंग रूम्स का जो फीडबैक है मार्केट्स को लेके वो काफ़ी सरल है। मार्केट्स में हमने रिकॉर्ड हाइज देखे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और उनको लगता है कि इस हफ्ते पूरा जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन रहेगा वो देखने लायक रहेगा। तो फोकस वो अपना पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में कर रहे हैं।
हालांकि 2 शेयर जो लार्ज कैप में वो ट्रेडिंग के लिहाज से अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, उनमें सबसे पहले है टाटा स्टील। देखिए नतीजे आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बेहतरीन थी, खास करके यूरोप के ऑपरेशंस को लेके, जहां उनको लगता है कि स्टील के भावों में और स्टील के वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 710 से लेकर 715 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए यहाँ एक बाइंग का ट्रेड वो अपने क्लाइंट्स के लिए ले रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट रहेगा। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस और नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन 1600 का जो लेवल है वो काफ़ी एक बड़ा सपोर्ट जोन है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली स्टॉक पे 1750 तक के लेवल्स हमको जल्द देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप आज F&O का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का इजाफा हुआ और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस पिरामल एंटरप्राइज में हमको बनती हुई दिखाई दी है। पिछले 3-4 दिनों से हम NBFCs में देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है और वो डीलिंग रूम्स को लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों ही टाटा स्टील और पिरामल एंटरप्राइजेस पे डीलिंग रूम्स की अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह आ रही है। पिरामल एंटरप्राइजेस नंबर्स भी आए थे, नंबर्स के बाद हालांकि ऊपरी से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन अभी भी खरीदारी की बातचीत है यहाँ पर। दूसरा टाटा स्टील, एक बड़ी तेजी के बाद अभी भी ब्रोकर्स को लग रहा है कि यहाँ पे और मूव देखने को मिल सकता है। रचना, टाटा स्टील को लेकर क्या रणनीति रखेंगे? टाटा स्टील में लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ग्रेट सेटअप नहीं है फिलहाल, लेकिन एक छोटे से एसएल के साथ अटेम्प्ट करना हो तो ट्राई कर सकते हैं। एसएल आना चाहिए इन दैट केस 690 पे। फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम, 690 पे एसएल लगा के 95 पे तो है वो, और ऊपर वाली साइड पे हम पहला टारगेट जो ले सकते हैं 700 का, फिर 705 और 710 के लिए टारगेट ले सकते हैं। बट मैं ग्रेट नहीं कहूंगी इस सेटअप को, ये बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड में मैं नहीं गिनूंगी इसको। एंड पीएल की बात करूं अमल पे, हेलो जी रचना, पिरामल पे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए रचना, और सभी शेयरों पर राय देने के लिए यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपाली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोनों नंबर से बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स में कल का दिन क्रूशियल, क्योंकि कल वीक का आखिरी कारोबारी सत्र और 950 के आसपास नंबर्स भी आने वाले हैं, तो बहुत वोलेटाइल सेशन शायद देखने को मिले। इस लिहाज से ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।